यूक्रेन अब मजाक नहीं कर रहा। लुब्विव में डिफेंस टेक वैली 2025 प्रदर्शनी में जेलेंस्की ने टोलोका नामक नई अंडरवाटर ड्रोन की सीरीज का अनावरण किया। ये आपके आम ड्रोन नहीं हैं, ये रूस के लिए सबसे बुरा सपना है। यूक्रेन ने रूस के लिए खतरनाक नया समुद्री ड्रोन बनाया है। यूक्रेन अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है और लंबी दूरी के हथियार टोलोका का इस्तेमाल कर रहा है। इसे काला सागर में रूस की प्रभुत्वता और उसकी रणनीतिक संपत्तियों जैसे क्रीमियन ब्रिज को चुनौती देने के लिए बनाया गया है। अब यह नया ड्रोन ऐसी चीज है जिसके बारे में क्रेमलिन को चिंता करनी चाहिए। इस वीडियो में दिखाएंगे कि जेलेंस्की की टीम नौसैनिक युद्ध के नियम कैसे बदल रही है। रूस का कीमती पुल जो क्रीमिया से जुड़ा है वह कब तक सुरक्षित रहेगा और यूक्रेन में युद्ध किस तरह एक नया मोड़ ले रहा है। वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि टोलिका सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि बहुत कुछ है। यह जेलेंस्की की पुतिन को दी गई बेदखली की नोटिस है। तो सबसे पहले यह टोलिका ड्रोन आखिर है क्या? यह यूक्रेनी अंडरवाटर ड्रोन परिवार गुप्त मिशनों के लिए बना है, जैसे टोही माइंस बिछाना और महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला। संक्षेप में कहें तो यह वही है जिसकी कीव को इस युद्ध के इस चरण में मॉस्को के दिल में डर पैदा करने के लिए जरूरत थी। यूक्रेन ने 19 सितंबर 2025 को अपने राज्य रक्षा उद्योग के माध्यम से टोलिका का अनावरण किया, जो लविव में आयोजित डिफेंस टेक वैली 2025 प्रदर्शनी के दौरान हुआ था। इस घोषणा ने तुरंत वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि डिजाइनों की पूरी श्रृंखला थी। उन्होंने छोटे TLK 200 मॉडल से लेकर, जो एक बड़े सूटकेस के आकार का है, लेकर टोलिका 1000 तक के मॉडल दिखाए, जो आकार में एक छोटे पनडुब्बी के करीब है। यह बहुत बड़ा दायरा है। यह दिखाता है कि यूक्रेन केवल प्रयोग नहीं कर रहा बल्कि अलग अलग मिशनों के लिए पानी के नीचे हथियारों की परतदार प्रणाली बना रहा है। पहली नज़र में TLK 200 स्पष्ट रूप से सामरिक मिशनों के लिए बनाया गया है। यह कॉम्पैक्ट पानी के नीचे ड्रोन करीब 8 फीट 2.5 मीटर लंबा है। यह बंदरगाहों की निगरानी, रक्षा जांच और छोटे विस्फोटक लगाने के लिए बना है। इलेक्ट्रिक मोटरों से चलने वाला यह ड्रोन बहुत ही शांत तरीके से चलता है और पानी के नीचे लगभग 60 मील यानी करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसकी पेलोड क्षमता 20 से 50 किलोग्राम 45-110 पाउंड है। यह टोही उपकरण या छोटा वारहेड ले जा सकता है। यह हल्का, छुपकर चलने वाला और डिस्पोजेबल है। अगर कोई पकड़ा जाए तो ये रणनीतिक नुकसान नहीं बल्कि योजना का हिस्सा है। TLK 400 चीजों को एक स्तर ऊपर ले जाता है। यह मिड रेंज ड्रोन है जिसकी लंबाई 13-20 फीट लगभग 4-6 मीटर है। यह एक हाइब्रिड सिस्टम पर चलता है जो इलेक्ट्रिक स्टेल्थ को डीजल की लंबी चलने की क्षमता के साथ जोड़ता है। इससे इसकी रेंज 750 मील या 1200 किलोमीटर तक हो जाती है। यह 1100 पाउंड या करीब 500 किलोग्राम वजन उठा सकता है। यह इतना भारी वजन है कि इसमें उन्नत सेंसर या एक वारहेड लगाया जा सकता है जो जहाजों या तटीय बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर है टोलिका 1000। यह है हैवी वेट। यह करीब 40 फीट 12 मीटर लंबा है और पानी के नीचे लगभग 2000 किलोमीटर 1240 मील यात्रा के लिए बनाया गया है। यह केवल GPS पर निर्भर नहीं है। अगर रूस सैटेलाइट सिग्नल्स जाम करे तो यह आंतरिक नेविगेशन पर स्विच होकर चलता रहता है। इसकी पेलोड क्षमता 11,000 पाउंड या 5,000 किलोग्राम तक पहुंचती है। इससे पुल, युद्धपोत और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अगर यूक्रेन इस मॉडल को प्रभावी ढंग से तैनात कर सकता है तो यह सिर्फ एक नया हथियार नहीं है बल्कि एक रणनीतिक बदलाव है। रूस की रक्षा प्रणाली ऐसे खतरे के लिए नहीं बनी थी। अगर इनमें से आधी भी युद्ध में सही होती हैं तो मॉस्को के लिए बड़ी समस्या है। इन विशिष्टताओं के कारण सबका ध्यान आकर्षित हो रहा है। यूक्रेन सिर्फ दिखाने और बताने पर नहीं रुका है। वे इन्हें इतनी बड़ी संख्या में तैयार करने की योजना बना रहे हैं कि ये काला सागर को भर सकते हैं। टोलिका के डेवलपर्स ने छोटे मॉडल्स को ब्लूप्रिंट से प्रोडक्शन तक पहुंचा दिया है। TLK 200 और TLK 400 को सीरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार किया जा रहा है और पहली खेपें ट्रायल के लिए पानी में उतरेंगी। ये अब भविष्य के कॉन्सेप्ट नहीं हैं। ये यूक्रेन के ड्रोन बेड़े में शामिल होंगे
उन्हीं सतही नौकाओं के साथ जिन्होंने रूस की काला सागर रक्षा को पहले ही शर्मिंदा किया है। क्राउड फंडिंग और ब्रेव वन जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरकारी समर्थन ने सब कुछ तेज कर दिया है, जिससे जो चीजें वर्कशॉप के प्रयोग के तौर पर शुरू हुई थीं, वो अब एक गंभीर हथियार कार्यक्रम में बदल गई हैं। हर एक इतना सस्ता है कि खोया जा सकता है, लेकिन इतना ताकतवर भी है कि हमला कर सके। इसलिए यूक्रेन इन्हें झुंड में भेज सकता है। अगर रूस को लगता था कि विस्फोटक सतही ड्रोन एक बुरा सपना है, तो जरा तब का इंतजार करें जब पानी के नीचे वाले वर्जन बंदरगाहों की जांच करेंगे, जहाजों का पीछा करेंगे और बिना चेतावनी के सप्लाई रूट्स को काट देंगे। ये तरीके साबित करते हैं कि यूक्रेन को मॉस्को को चुनौती देने को बड़ी नौसेना नहीं, बस एक झुंड चाहिए। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, प्रोटोटाइप और युद्ध क्षेत्र उपयोग के बीच दूरी तेजी से घट रही है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक एक छोटे टोलिका ने जून में केर्च ब्रिज पर पानी के नीचे हमले में भी हिस्सा लिया था। यह दिखाता है कि यह सिस्टम वहां परिणाम दे सकता है जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। हम इसके बारे में बहुत जल्द और बात करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये आंकड़े सीधे डेवलपर्स और प्रेस रिलीज से आए हैं। स्वतंत्र सत्यापन फिलहाल लगभग नहीं है। यूक्रेन स्पष्ट कारणों से टेस्ट के नतीजे प्रकाशित नहीं कर रहा है। कागजी प्रोटोटाइप और असली हथियार में हमेशा फर्क होता है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज किसी शानदार प्रेजेंटेशन में डरावनी दिखती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जंग के लिए तैयार है। फिर भी रूस ने पहले ही सीख लिया है कि ड्रोन युद्ध में यूक्रेन झूठी धमकी नहीं देता। याद है, मॉस्को कभी हंसता था कि छोटे ड्रोन रूसी नौसेना को चुनौती दे सकते हैं। ड्रोन फिर सेवास्तोपोल में काले सागर बेड़े से टकराए, जिससे युद्धपोत तितर बितर हो गए और तट के पास रहना पड़ा। यूक्रेन ने मॉस्को पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया, तब वे हंसे थे, अब नहीं हंस रहे। नेपच्यून और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के कारण मॉस्को ने अब निकासी सायरन अभ्यास शुरू कर दिए हैं। सच्चाई यह है कि टोलिका को खतरनाक बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस काम करने लायक होना चाहिए। सभी संकेत दिखाते हैं कि वे ऐसा कर रहे हैं। ये ड्रोन केवल पानी के नीचे गैजेट्स नहीं, बल्कि खेल के नियम भी बदल देते हैं। सतह के ड्रोन शोर करते, लहरें बनाते और रडार पर दिखते हैं। मिसाइलें तेज होती हैं लेकिन महंगी भी, और इन्हें लॉन्च करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं जिन्हें ट्रैक या नष्ट किया जा सकता है। पानी के नीचे ड्रोन चुपचाप चलते हैं, नीचे रहते हैं और रडार पर नहीं दिखते। सिर्फ यही बात रूस को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर देती है। जो दिखता नहीं उसे रोका नहीं जा सकता, और टोलिका ऐसे बनी है कि देर होने तक अदृश्य रहती है। इनकी स्टेल्थ ताकत चुप्पी से भी ज्यादा है। ये ड्रोन रास्ता तय करते हुए भी छुपे रहते हैं। सैटेलाइट सिग्नल मिलते ही ये GNSS पर लॉक हो जाते हैं। अगर रूस सिग्नल जैम करे तो टोलिका इनर्शियल नेविगेशन पर जाकर चलता रहता है, बिना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या परेशानी के। स्वायत्तता विवादित जल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ उनकी दिशा नहीं बल्कि उनके संचालन पर भी निर्भर है। टोलिका समुद्र सतह के पास धीमी गति से चलता है, सोनार से बचता है। इसका प्रणोदन सिस्टम गुप्तता के लिए, इलेक्ट्रिक और दूरी के लिए डीजल पर चलता है। यह लचीलापन इसे अप्रत्याशित बनाता है, और अप्रत्याशित होना अपने आप में एक हथियार है। फिर इसकी पेलोड की बात आती है। यूक्रेन ने पूरी स्पेसिफिकेशन नहीं बताई, लेकिन डिजाइन से इसकी क्षमता पता चलती है। ये ड्रोन सिर्फ स्काउट नहीं है, ये निगरानी उपकरण, नौसैनिक माइंस या जबरदस्त हमलों के लिए बनाए गए वारहेड भी ले जा सकते हैं। अगर यूक्रेन इन्हें पर्याप्त तैनात कर सका तो रूस को आसमान, तटों और पानी के नीचे भी रक्षा करनी होगी। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें वह तैयार नहीं है। ये सिर्फ सामरिक ही नहीं, लॉजिस्टिक समस्या भी है। रूस के लिए इस बुरे सपने को सच बनाने में टोलिका के आगमन ने काला सागर का नक्शा बदल दिया है। जो कभी रूस की झील थी, अब विवादित क्षेत्र जैसी लगती है। TL के 1000 की 2000 किलोमीटर की पहुंच के साथ लगभग हर नौसैनिक केंद्र सेवास्तोपोल से लेकर बाल्टिक तक इसकी मार के दायरे में आ जाता है। संदेश साफ है, कहीं भी वास्तव में सुरक्षित नहीं है। जो बंदरगाह पहले किले जैसे थे, अब वे निशाने बन गए हैं, अपनी बारी का इंतजार करते। यही है टोलिका की चालाकी। उसे न तो गोलीबारी जीतनी है, न ही किसी बेड़े पर हावी होना है। यह धीरे धीरे किनारों को काटता है, जब तक कि वह दैत्य वहां से खून बहाना ना शुरू कर दे जिनकी रक्षा का कभी सोचा नहीं था। और विडंबना तो बहुत कठोर है। रूस ने अपनी सैन्य छवि समुद्री प्रभुत्व पर बनाई थी।
अब यूक्रेन उन मशीनों के साथ कहानी को पलट रहा है जो क्रेमलिन के अपने ही इलाके को असुरक्षित महसूस करा रही हैं। यहीं पर असली डर पैदा होता है। आप हर डॉक, हर टैंकर, हर पनडुब्बी बेस को जो हजारों किलोमीटर तटरेखा में फैला है कैसे बचाएंगे? आप नहीं बचा सकते। इसी कारण कलिनिंग्राद या व्लादिवोस्तोक पर हल्के मजाक भी लोगों को चुभते हैं। अब ये मजाक नहीं, चेतावनी है। रूस इसे जानता है। टोलिका जंग के मैदान में कुछ नया लाता है, अनिश्चितता। यह मॉस्को को एक साथ हर जगह रक्षा करने के लिए मजबूर कर देता है। यह सिर्फ रणनीतिक नहीं, मानसिक सिरदर्द भी है। कुछ भी उतना नहीं जगाता जितना ये डर कि कहीं कोई यूक्रेनियन ड्रोन आपके पुल के नीचे छुपा हो। जिस दिन रशिया पूछने लगे अगला हमला कहां होगा, यूक्रेन आधी जंग जीत जाएगा। जमीन, समंदर और अब पानी के नीचे रक्षा फैलाना अनिश्चितता बढ़ाता है। इसलिए क्राइमियन ब्रिज अब भी सबसे बड़ा निशाना है। रशिया पहले से ही बुरी तरह फैला हुआ है। जनशक्ति की कमी, पुराना उपकरण और अधूरी आधुनिकता ने उसकी सेना में कई जगहों पर कमजोरियां छोड़ दी हैं। अब इसमें पानी के नीचे छिपे खतरों को भी जोड़ें। गश्ती नौकाएं नीचे क्या है नहीं देख सकती। सतह की बाधाएं गहराई से धीरे धीरे आने वाली चीजों को नहीं रोक सकती। टोलिका रूस को ऐसे क्षेत्र में रक्षा करने पर मजबूर करता है जहां उसने कभी प्रशिक्षण नहीं लिया। ऐसी अनिश्चितता सिर्फ असहज नहीं, अस्थिरता भी लाती है। तकनीकी बातें छोड़ें, उद्देश्य पर ध्यान दें। टोलिका को ऐसे ही नहीं बनाया गया था। इसे एक खास मिशन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था और वह मिशन है क्रीमियन ब्रिज। रूस के पूर्ण आक्रमण के साथ ही यूक्रेन ने समझ लिया था कि केर्च, जलडम, रूम मध्य पुल सिर्फ बुनियादी ढांचा नहीं बल्कि कब्जे की जीवन रेखा है। मुख्य भूमि रूस से क्रीमिया तक 19 किलोमीटर तक फैला यह पुल मॉस्को को प्रायद्वीप पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जरूरी हर चीज पहुंचाता है। ईंधन, गोला बारूद, अतिरिक्त सैनिक, खाना, स्पेयर पार्ट्स और राजनीतिक प्रतीकात्मकता। युद्ध से पहले रूस के कई आपूर्ति मार्ग थे। अब जब यूक्रेन रेलवे लाइनों, डिपो और काफिलों को नुकसान पहुंचा रहा है, यह पुल उनकी एकमात्र जीवन रेखा बन गया है जिसे वे खो नहीं सकते। यूक्रेन के सैन्य योजनाकारों ने इसे जल्दी पहचानकर टोलिका को समाधान और रणनीति दोनों रूप में डिजाइन किया। सतही ड्रोन ने रूसी जहाजों और तटीय ठिकानों पर हमला कर अपनी उपयोगिता साबित की थी। क्रीमियन ब्रिज कड़ी सुरक्षा में था और राजनीतिक रूप से पवित्र माना जाता था। इसके लिए कुछ और गुप्त चीज की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो रडार के नीचे से निकल सके, समुद्र की सतह से चिपक कर चल सके और वहीं हमला कर सके जहां सुरक्षा सबसे कमजोर थी। मकसद सिर्फ पुल को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि उसके दर्शाए भ्रम को तोड़ना भी है। 2018 में पुतिन ने खुद इसका उद्घाटन किया, नारंगी ट्रक में पुल पार किया। रूसी मीडिया ने इसे क्रीमिया के हमेशा रूस का हिस्सा होने का सबूत बताया। हर बार जब यूक्रेन इस पुल पर हमला करता है तो वह सिर्फ लॉजिस्टिक्स को ही नहीं बल्कि पूरी कहानी को भी बाधित करता है। यह मॉस्को को मानने पर मजबूर करता है कि उसकी कीमती संपत्तियां भी असुरक्षित हैं। इसी वजह से यूक्रेन चाहता है कि यह पुल खत्म हो जाए, सिर्फ सप्लाई लाइन को रोकने के लिए नहीं बल्कि उस कहानी को तोड़ने के लिए भी जो रूस खुद को और दुनिया को सुनाता है। टोलिका वही उपकरण है जिसे ठीक इसी काम के लिए बनाया गया है। इसे सिर्फ एक बार सटीक हमला कर यह दिखाना है कि क्रीमिया सुरक्षित नहीं है और रूस की पकड़ कमजोर हो रही है। नौसैनिक युद्ध या बेड़े डुबोने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझना चाहते हैं कि दांव कितने ऊंचे हैं तो सिद्धांत से शुरू मत कीजिए, नुकसान से शुरू कीजिए। यूक्रेन पहले ही क्रीमियन ब्रिज पर कई बार हमला कर चुका है और हर बार उसका असर दिखा है। बड़े धमाके, चुपचाप की गई तोड़फोड़ और ऐसे हमले जो भले ही चूक गए हों लेकिन फिर भी मॉस्को की नसों को हिलाकर रख दिया। हर हमले ने एक सबक सिखाया, सुधार के लिए मजबूर किया और मानक को और ऊंचा कर दिया। तो चलिए पीछे चलते हैं। हम उन हमलों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने नियंत्रण के प्रतीक को असुरक्षा में बदल दिया और कैसे सभी ने उस ड्रोन के लिए राह बनाई जो काम पूरा करने को बना था। सबसे हालिया घटना जून 2025 में हुई थी। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू ने पुल के सहारों के पास लगाए गए पानी के नीचे विस्फोटकों की डरावनी फुटेज जारी की। दृश्य लगभग सिनेमाई था। अंधेरा, गंदा पानी, विशाल खंभे जो प्रहरी की तरह खड़े थे और फिर स्टील के साथ कसकर बंधे हुए विस्फोटक। यूक्रेन ने कहा, इससे साबित होता है कि वे पुल को सतह के नीचे से भी निशाना बना सकते हैं। रूस ने हमेशा की तरह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की
यह दावा करते हुए कि नुकसान मामूली है और मरम्मत का काम चल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन स्वतंत्र विश्लेषकों को इतने संकेत मिले कि उन्हें संरचना के क्षतिग्रस्त होने का संदेह हुआ। चाहे यह विनाशकारी न हो, इसका मनोवैज्ञानिक असर अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब रूस जानता है कि पानी के नीचे हमले अब केवल धमकी नहीं बल्कि हकीकत हैं और हो रहे हैं। 2023 में वापस जाएं और आप अब तक के सबसे नाटकीय क्षणों में से एक पर पहुंच जाएंगे। 17 जुलाई 2023 की सुबह क्रीमियन ब्रिज पर फिर हमला हुआ। इस बार 2 यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन जो विस्फोटकों से भरे हुए थे ने 145वें सपोर्ट पिलर के पास सड़क वाले हिस्से को निशाना बनाया। पहला हमला 304 पर, दूसरा 320 पर हुआ। विस्फोटों से संरचना टूटी, 2 नागरिक मरे, 1 घायल हुआ। पुल के एक हिस्से को ढीला कर दिया गया और सतह पर एक बड़ा छेद बन गया। केवल एक लेन अस्थायी रूप से चालू थी। कुछ ही दिनों में क्रीमिया में एक रूसी गोला बारूद डिपो पर अलग हमले के बाद ट्रैफिक फिर से रोक दिया गया। बाद में यूक्रेन ने इस ऑपरेशन की पुष्टि की। यह यूक्रेन की सुरक्षा सेवा और नौसेना द्वारा बनाए गए सी बेबी ड्रोन से योजनाबद्ध था। समय सोच समझकर चुना गया था और संदेश साफ था। यह सिर्फ सामरिक नहीं, रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक हमला था। यह पुल, जिसे कभी क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण का प्रतीक माना जाता था, अब बार बार निशाना बनने लगा था। इस हमले ने रूस की अरबों डॉलर की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां उजागर कर दी और मॉस्को को अपनी पूरी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। मरम्मत मध्य अक्टूबर तक चली, पर नुकसान सिर्फ कंक्रीट तक नहीं था। अब यह पुल ताकत का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि यह कमजोरी का प्रतीक बन गया था। इस हमले से साबित हुआ कि यूक्रेन रूस से तेज नवाचार कर सकता है और सबसे सुरक्षित संपत्तियां भी उसके दायरे में हैं। सिर्फ संरचना ही नहीं टूटी थी, बल्कि सुरक्षा का भ्रम भी टूट गया था। 8 अक्टूबर 2022 को एक जोरदार विस्फोट से क्रीमियन पुल को नुकसान पहुंचा, जिससे सड़क और रेल दोनों प्रभावित हुए। विस्फोटक ले जा रहा एक ट्रक पश्चिम दिशा की लेन पर फट गया, जिससे पुल का एक हिस्सा गिर गया और पास से गुजर रही ईंधन से भरी ट्रेन में आग लग गई। आग और धुएं की तीव्रता इतनी थी कि उपग्रहों ने इसे अंतरिक्ष से रिकॉर्ड किया। रूस ने तुरंत यूक्रेन पर आरोप लगाया, जबकि यूक्रेनी अधिकारी शुरू में चुप रहे। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने पुष्टि की कि उसने रूसी आपूर्ति लाइनों को बाधित करने के लिए यह हमला योजनाबद्ध किया था। हमले का समय बिल्कुल सटीक था। यह घटना पुतिन के 70वें जन्मदिन के अगले दिन और 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के विलय की घोषणा के तुरंत बाद हुई। इस हमले को व्यक्तिगत और प्रतीकात्मक महसूस कराया। यह पुल क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण का एक गर्व का प्रतीक था, लेकिन अब यह टूट चुका था और उजागर हो गया था। यातायात धीमा हुआ, मरम्मत में महीने लगे और रूस के बुनियादी ढांचे की अछूता होने की धारणा कमजोर होने लगी। इस पहले हमले ने युद्ध का माहौल बदल दिया। इससे साबित हुआ कि यूक्रेन अब रूसी कब्जे वाले इलाकों में अंदर तक हमला कर सकता है और बड़े लक्ष्य भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप पीछे हटकर देखें तो पैटर्न साफ नजर आता है। सबसे पहले वह शानदार हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया की सुर्खियां बटोरी। फिर आए सतही ड्रोन, छोटे लेकिन घातक, जो सटीक इरादे के साथ पुलों से टकराए। अब पानी के नीचे के खतरे भी सामने आ रहे हैं। संदिग्ध रूप से लगाए गए विस्फोटक, सोनार से की गई तलाशी और टोलिका जैसे ड्रोन की खामोश धमकी युद्ध के मैदान को बदल रही है। हर चरण ऐसे तरीकों की ओर बढ़ रहा है जो और भी गुप्त हैं, रोकना मुश्किल है और गहरी तबाही के लिए बनाए गए हैं। हर चरण में रूस नेतृत्व करने के बजाय प्रतिक्रिया कर रहा है, आदेश देने के बजाय रक्षा कर रहा है, यूक्रेन को नवाचार करते हुए देख रहा है, जबकि उसका अपना आत्मविश्वास लगातार कमजोर होता जा रहा है। अगर पिछले हमले यूक्रेन की रणनीतियों के विकास को दिखाते हैं तो तोलिका अगला तार्किक कदम है। सवाल यह नहीं है कि यूक्रेन पुल पर हमला करना चाहता है या नहीं, वह बात तो तय हो चुकी है। असल सवाल यह है कि क्या एक पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन वह उपकरण है जो आखिरकार इसे गिरा देगा। तो चलिए इसे समझते हैं, सिर्फ सिद्धांत में नहीं बल्कि व्यवहार में। एक संभावना है साधारण टोही करना। अगर तोलिका ने विस्फोटक चार्ज नहीं भी ले जाया तो भी लहरों के नीचे जाकर पुल के सहारों की वीडियो बनाना बहुत कीमती है। कमजोरियां, जल्दी की गई मरम्मत और सुरक्षा की तैनाती जानना यूक्रेन को भविष्य के हमलों के विकल्प देता है। सिर्फ ऐसी खुफिया जानकारी ही इसे जायज ठहरा सकती है, लेकिन असली मकसद तोड़फोड़ ही है।
इन ड्रोन को बारूदी सुरंग या विस्फोटक ले जाने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है। इससे संभावना बढ़ती है कि पुल की पानी के नीचे की संरचनाओं पर या पास में विस्फोटक लगाए जा सकते हैं। और पुलों के बारे में एक बात है, ऊपरी नुकसान भले ही नाटकीय दिखे, लेकिन पानी के नीचे सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचाने से पूरा पुल खतरे में पड़ जाता है। इसलिए रूस ने जाल बिछाए, जलडमरूमध्य में गश्त की और सोनार उपकरण लगाए। वे अनदेखे खतरे को लेकर चिंतित हैं। अब मुझे गलत मत समझिए, यह आसान नहीं होगा क्योंकि रास्ते में कई बाधाएं हैं। उथले पानी में नेविगेशन मुश्किल है, रूसी रक्षा व्यवस्था बेहतर होती जा रही है और विकसित सोनार छोटी वस्तु भी पकड़ सकता है। साथ ही हर यूक्रेनी हथियार प्रेस रिलीज में वादे जैसा प्रदर्शन नहीं करता, इसलिए हमें आशावादी आंकड़ों को भी सावधानी से लेना चाहिए। फिर भी अगर उन दावों का सिर्फ एक हिस्सा भी सच है तो तोलिका मास्को के लिए एक नई परेशानी खड़ी कर देता है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। रूस यह जानता है, इसीलिए हर हमले के बाद वे मरम्मत के फुटेज दिखाने के लिए जल्दी करते हैं, इंजीनियरों को स्टील वेल्ड करते हुए दिखाते हैं और फिर से चलती ट्रैफिक दिखाते हैं। यह जितना इंजीनियरिंग है उतना ही नाटक भी। उन्हें अपने लोगों को साबित करना है कि पुल अटूट है। हर नया यूक्रेनी हमला उस भ्रम को धीरे धीरे तोड़ता है। हर बार ड्रोन या बम पहुंचने पर पुतिन की विश्वसनीयता को झटका लगता है। उसने कहा था क्रीमिया हमेशा रूस से जुड़ा रहेगा। ये पुल उसी वादे का प्रमाण है। जब यह क्षतिग्रस्त होता है तो पूरी कहानी बिखरने लगती है। इसी वजह से मॉस्को ने केर्च जलडमरूमध्य की रक्षा में संसाधन झोंक दिए हैं। हम बात कर रहे हैं रडार कवरेज, फाइटर पेट्रोल, सोनार अर्रे और शायद लगातार सतर्क रहने वाले गोताखोरों की। यहां तक कि पानी में भौतिक अवरोध डाले जाने की भी खबरें हैं। उन्हें पता है कि वे बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे हैं और डरते हैं कि एक दिन चूहा इतना शक्तिशाली विस्फोटक लाएगा कि उनकी सबसे कीमती कड़ी टूट जाएगी। लेकिन इसमें सिर्फ रक्षा नहीं, प्रचार युद्ध भी शामिल है। पुल पर हर हमले को रूस आतंकवाद कहता है। यूक्रेन इसे कब्जाधारी सेना के खिलाफ वैध सैन्य कार्रवाई बताता है। पश्चिमी मीडिया इसे अक्सर बड़ी बढ़ोतरी बताता है और इन तीनों कथाओं का अपना महत्व है। मॉस्को को अपने लोगों को समझाना है कि युद्ध से रूस को खतरा नहीं है। कीव को यह साबित करना है कि जब तक क्रीमिया पर कब्जा है तब तक कोई भी निशाना सुरक्षित नहीं है। दुनिया को तय करना है कि आपूर्ति लाइन काटना उचित सैन्य कदम है या नहीं। कहानियों की वह जंग उतनी ही तीव्र है जितनी असली हमले, और फिर बढ़ते तनाव का खतरा भी है। पुतिन के लिए यह पुल सिर्फ बुनियादी ढांचा नहीं बल्कि उनके शासन का प्रतीक है। अगर उन्हें लगे कि पुल असली और खतरे में है तो वे कहीं और ज्यादा आक्रामक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यूक्रेन यही जोखिम उठा रहा है। उन्हें पता है पुल पर हमला रूस को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हर हमले से जवाबी कार्रवाई का खतरा भी रहता है। यह तनाव हर ड्रोन में है जो यूक्रेन क्रीमिया भेजता है। फिर भी तर्क स्पष्ट है, अगर यूक्रेन रूस की क्रीमिया पर पकड़ को कमजोर करना चाहता है तो केर्च पुल ही असली निशाना है। और तोलिका के साथ उनके पास आखिरकार ऐसा हथियार हो सकता है जो ऐसे तरीके से वार कर सके जिसे रोकना रूस अब तक नहीं सीख पाया है। चाहे यह सफल हो या असफल, सिर्फ इन पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन के अस्तित्व ने ही मॉस्को को पहले से ही रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है। पानी के नीचे हमले सिर्फ सैनिकों और हथियारों तक सीमित नहीं, इनका असर और भी दूर तक होता है। ये समुद्र और उसमें बहने वाले व्यापार को भी प्रभावित करते हैं। देखिए, काला सागर सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं है, यह यूक्रेनी अनाज और रूसी तेल को अफ्रीका और मध्य पूर्व के बाजारों तक पहुंचाने वाला भोजन व ईंधन का मुख्य राजमार्ग है। इसी कारण वहां हर नया हथियार आजमाने की गूंज दूर तक सुनाई देती है। जब टोलिका जैसे ड्रोन मैदान में उतरते हैं तो वे सिर्फ युद्धपोतों या पुलों के लिए ही खतरा नहीं होते, बल्कि वे उन व्यापार मार्गों के लिए भी खतरा बन जाते हैं जिन पर बाकी दुनिया निर्भर करती है। खतरे सिर्फ सैन्य नहीं हैं। बंदरगाह या टैंकर के पास विस्फोट से ईंधन पानी में फैलकर मछलियों को जहरीला और समुद्र तट बर्बाद कर सकता है। कई वर्षों से यूक्रेन ने हमले केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित रखे, लेकिन मॉस्को इसका विरोध कर कीव पर नागरिक जहाजों को खतरे में डालने का आरोप लगाता है। हर हमला ये नया डर पैदा करता है कि केर्च जलडमरूमध्य से गुजरना सुरक्षित है या नहीं। अगर टैंकर और मालवाहक जहाज रास्ता बदलें तो लागत बढ़ेगी और डिलीवरी धीमी होगी, खासकर उन देशों के लिए जो सस्ते यूक्रेनी अनाज पर निर्भर हैं। यह एक नाजुक संतुलन है। पानी के नीचे ड्रोन रूस के तेल निर्यात को रोककर उसकी युद्ध मशीन को मिलने वाले अरबों डॉलर बंद कर सकते हैं।
इस तरह का आर्थिक दबाव वास्तव में संघर्ष को छोटा कर सकता है और जमीन पर जाने बचा सकता है। दूसरी ओर इससे वैश्विक शिपिंग महंगी और नाजुक हो जाती है, क्योंकि अक्टूबर के ड्रोन हमलों के बाद बीमाकर्ता दरें बढ़ा चुके हैं और क्रीमिया के ठिकाने हिल गए थे। सच्चाई ये है कि समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है या गलत। वो किसी का पक्ष नहीं लेता, वो बस परिणाम को अपने अंदर समा लेता है। इसी वजह से टोलिका दोधारी तलवार बन जाती है, एक ऐसा हथियार जो यूक्रेन के पक्ष में युद्ध का रुख बदल सकता है, पर इससे वैश्विक व्यापार और काला सागर ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये लहरें विवाद उठाती हैं कि पुल पर हमला सीमाएं पार करता है या युद्ध के नियमों में है। चलिए इसमें गहराई से देखते हैं। लेकिन धमाके तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा हैं। बाकी की कहानी अदालतों, शिपिंग लेन और रणनीति बैठकों में चलती है। हर ड्रोन हमला एक गहरा निशान छोड़ता है, जो दिखता मुश्किल है लेकिन असली है। आइए अब ड्रोन बनाम ब्रिज कहानी के एक और पहलू पर चलते हैं। इसके बारे में कम बात होती है, लेकिन इसका महत्व भी उतना ही है जितना धमाकों और इंजीनियरिंग का। सवाल है कि केर्च ब्रिज पर हमला कानूनी और नैतिक है या नहीं। मॉस्को चाहता है कि आप सोचें, इसका जवाब साफ है। वे हर हमले को आतंकवाद बताते हैं, जैसे यूक्रेन बिना कारण नागरिक संपत्ति उड़ा रहा हो, जबकि यह पूरी सच्चाई नहीं है। कानूनी तौर पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून नागरिक बुनियादी ढांचे और सैन्य लक्ष्यों के बीच एक रेखा खींचता है। केर्च ब्रिज पूरी तरह से दूसरे श्रेणी में आता है। इस पर सिर्फ छुट्टियों, संचार या व्यापार के लिए कारें ही नहीं चलती, बल्कि यह रूसी सैन्य काफिलों, बख्तरबंद वाहनों, ईंधन टैंकरों और लॉजिस्टिक्स ट्रेनों के लिए भी पाइपलाइन है। इसी कारण यह युद्ध के नियमों में वैध सैन्य लक्ष्य बनता है। और यूक्रेन के नजरिए से बस इतना कहना ही काफी है। अगर आप पुल काटते हैं तो हथियार और सैनिक कब्जे वाले क्षेत्र में नहीं जा सकते। यह आतंक नहीं है, यह रणनीति है। हालांकि नैतिक बहस थोड़ी ज्यादा जटिल है। एक तरफ आम नागरिकों के लिए खतरे हैं। अगर आप उस हिस्से को गिरा देते हैं जहां आम गाड़ियां चल रही हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि लोग घायल हो सकते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन का तर्क है कि पुल को बिना छुए छोड़ना रूस के कब्जे को लंबा करता है और यूक्रेनी शहरों और कस्बों में और अधिक पीड़ा को बढ़ावा देता है। उनके अनुसार जीवन रेखा को बाधित करना सिर्फ सैन्य जरूरत नहीं, बल्कि युद्ध जल्दी खत्म करने का तरीका भी है। यह कठिन गणना है, लेकिन युद्ध इन्हीं पर टिके होते हैं। अगर आप दूर से देखें तो केर्च ब्रिज पर हुए हमले और तोलिका जैसे ड्रोन का बढ़ना किसी बड़ी चीज की ओर इशारा करता है, युद्ध लड़ने के तरीके में बदलाव। समुद्री वर्चस्व पहले बड़े जहाजों, गहराई तक जाने वाली पनडुब्बियों या घातक एयरक्राफ्ट कैरियर पर निर्भर था। आज आपको खेल बदलने के लिए अरबों डॉलर का डिस्ट्रॉयर नहीं चाहिए। कोई देश कम लागत वाला ड्रोन बना सकता है, जिससे महाशक्ति को रक्षा में करोड़ों खर्च करने पड़ सकते हैं। यह विषम युद्ध अपने सबसे तीखे रूप में है। यूक्रेन दिखा रहा है कि डेविड बनाम गोलियत जैसी लड़ाइयां अब जमीन ही नहीं, पानी में भी हो रही हैं। और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं है जो इससे सीख रहा है। जब भी कोई समुद्री ड्रोन रूसी जहाज से टकराता या पानी के नीचे का सिस्टम किसी रणनीतिक पुल को खतरे में डालता है, दुनिया भर की सेनाएं इसे नोटिस करती हैं। पानी में और अधिक बिना चालक वाले वाहन देखने को मिलेंगे। ये बहुप्रकारी हैं, पारंपरिक बेड़ों की तुलना में सस्ते हैं और ये विरोधियों को ऐसे डराते हैं जैसे पारंपरिक हथियार कभी नहीं कर सकते थे। नाटो अपनी रणनीति बदल रहा है। अगर ड्रोन काले सागर में सुरक्षा पार कर सकते हैं तो वे बाल्टिक या भूमध्य सागर में भी कर सकते हैं। पश्चिमी नौसेनाएं सोनार ग्रिड्स और सिद्धांतों पर फिर से विचार कर रही हैं और बिना चालक दल के झुंडों वाले भविष्य की तैयारी कर रही हैं। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि युद्ध क्षेत्र की सच्चाई है। नाटो ही इकलौता देखने वाला नहीं है। यूक्रेन की ड्रोन क्रांति नए सौदों और रक्षा तैयारियों को बढ़ा रही है। वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स में तोलिका एक प्रोटोटाइप से कहीं अधिक है। यह साबित करता है कि कीव पश्चिमी समर्थन को मॉस्को के लिए डर की वजह बना सकता है। हाल ही में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका में संयुक्त उत्पादन योजना पेश की। फॉर्मूला सीधा है, यूक्रेन डिजाइन लाता है, अमेरिका फैक्ट्रियां और फंडिंग मिलकर वे बिना पायलट शिकारियों का बेड़ा बना सकते हैं, जिससे रूस मुकाबला नहीं कर सकता। यूरोप भी तेजी से बढ़ रहा है। नाटो की पूर्वी सीमा पर पोलैंड, लिथुआनिया और रोमानिया जैसे देश ड्रोन वॉल बनाने की होड़ में हैं। यह राडार और जैमर की डिजिटल ढाल है
जो रूसी घुसपैठ रोकने के लिए बनाई गई है। वे यूक्रेन की रणनीति से सीख रहे हैं, खासकर टोलिका के रूसी रक्षा प्रणाली को चकमा देने से। डेनमार्क और पोलैंड ने अपनी बेस के पास रहस्यमय ड्रोन देखे जाने की सूचना दी है। यूक्रेन का अनुभव अब सिर्फ स्थानीय लड़ाई नहीं बल्कि जिंदा रहने का तरीका बन गया है। यहां तक कि आमतौर पर सतर्क तुर्की ने भी यूक्रेनी समुद्री ड्रोन को अपनी तट रेखा के पास बिना विरोध के चुपचाप बरामद कर लिया। वो खामोशी किसी प्रेस रिलीज से ज्यादा बोलती है। अब ये सिर्फ मदद नहीं बल्कि तकनीकी गठबंधन की शुरुआत है। टोलिका की सफलता पहले प्रतिबंधित मानी जाने वाली प्रणालियों जैसे टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल या पैट्रियट बैटरियों तक पहुंच दिला सकती है। हर यूक्रेनी सफलता नाटो की राजधानियों को एक सीधा सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। अगर कीव इतनी कम मदद में इतना कुछ कर सकता है तो अगर हम उन्हें और ज्यादा दें तो क्या होगा? मॉस्को गुस्से में है। रूसी राज्य टीवी इसे लापरवाह उकसावा बता रहा है। क्रेमलिन अधिकारी रेड लाइन की बातें कर रहे हैं। लेकिन क्रीमिया के पास हाल ही में हुए धमाकों के बाद पुतिन की चुप्पी कुछ और ही कहानी बयां करती है। न कोई विजयी भाषण, न कोई जोशीला बयान, बस चुपचाप शर्मिंदगी, क्योंकि उनकी अजेय संपत्तियां बार बार निशाना बन रही हैं। यही चुप्पी दिखाती है कि पश्चिमी सहयोगी कमजोरी भांपकर अब और आक्रामक हो रहे हैं। अगर टोलिका काला सागर में संतुलन बदलती है तो पश्चिमी पैसे और हथियार पूरी तरह मिलेंगे। यूक्रेन में शुरू हुआ प्रयोग अब उस साम्राज्य के खिलाफ वैश्विक विरोध बन गया है जो डर के जरिए राज करना चाहता था। रूस की स्थिति गंभीर है। वे हालात के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। हमने देखा है कि उन्होंने एयर डिफेंस बैटरियां जोड़ी, ईंधन डिपो फैलाए और केर्च जलडमरू मध्य के पास गश्त शुरू की। उन्हें मालूम है पुल पर हर हमला उनके युद्ध और प्रचार तंत्र को कमजोर करता है। लेकिन वे केवल इतना ही कर सकते हैं। वे स्टील की मरम्मत कर सकते हैं, वे पानी पर पहरेदार तैनात कर सकते हैं, वे राज्य टीवी पर आतंकवाद का शोर मचा सकते हैं। वे इस तथ्य को नहीं मिटा सकते कि यूक्रेन उन्हें बार बार रक्षात्मक स्थिति में धकेल रहा है। यहीं पर टोलिका की भूमिका आती है। चाहे यूक्रेन केर्च ब्रिज पर इसका इस्तेमाल न करे, इसकी मौजूदगी ही मनोवैज्ञानिक हथियार है। यह कहता है कि अगला हमला पानी के ऊपर, पानी पर या नीचे से हो सकता है। किस्मत चुनिए। यह अनिश्चितता रूसी योजनाकारों को परेशान करती है कि संसाधन कहाँ लगाएं, रक्षा पर ध्यान दें या यह पुल उन्हें कितना महंगा पड़ेगा। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? केर्च पुल सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं है, यह एक प्रतीक है, एक सैन्य जीवन रेखा है और एक प्रचार ट्रॉफी भी है। हर बार जब यूक्रेन इस पर हमला करता है, भले ही वह इसे पूरी तरह से नष्ट न कर पाए, वे मॉस्को को यह संदेश भेजते हैं कि कोई भी लक्ष्य अछूता नहीं है। टोलिका जैसे सिस्टम्स का उभरना दिखाता है कि यूक्रेन सिर्फ इस युद्ध में टिके रहने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि गोलाबारी के बीच नवाचार भी कर रहा है। हर ड्रोन हमला और रूसी रक्षा प्रणाली की परीक्षा आधुनिक युद्ध के नियम बदल रही है। अब यह धारणा टूट रही है कि केवल महाशक्तियां समुद्र और आसमान पर नियंत्रण करती हैं। अब होशियार देश ऐसे हथियार बना सकते हैं जो बड़े दुश्मनों के खिलाफ संतुलन बदल सकते हैं। रूस पुल की मरम्मत करता रह सकता है, सुरक्षा बढ़ा सकता है और प्रचार के जरिए हवा में अपनी बात फैला सकता है, लेकिन गहरी सच्चाई को ठीक करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। यूक्रेन ने खेल बदल दिया है। अब वह पुल कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। यही असली बात है। केर्च पुल भले ही अब भी मरम्मत के बाद खड़ा हो और उसकी सुरक्षा की जा रही हो, लेकिन एक सुरक्षित और भरोसेमंद कड़ी के रूप में उसके दिन अब खत्म हो चुके हैं। अब सवाल यह नहीं कि हमला होगा या नहीं, बल्कि कब, कैसे और किससे होगा। चाहे टोलिका हो, मिसाइल हो या यूक्रेन के हथियारों से कोई नई चीज, पुल पर लड़ाई अब भी जारी है। बाकी दुनिया के लिए यह एक चेतावनी है कि युद्ध की शैली इतनी तेजी से बदल रही है जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। वे देश जो खुद को ढाल लेते हैं, जो दबाव को नवाचार में बदलते हैं, वही भविष्य को आकार देंगे। यूक्रेन हर बार नए इनोवेटिव ड्रोन से यह साबित कर रहा है